हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ यस के सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद से जुड़े विस्तृत उत्तरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं तीन को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। उत्तर है, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया, किंतु इस आंदोलन से प्रत्येक समूह की अपनी अपनी अपेक्षाएं थीं। असहयोग आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूहों में निम्न थे: शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, जंगली क्षेत्रों के आदिवासी, मुस्लिम खिलाफत कमेटी के कार्यकर्ता, बागानों में काम करने वाले मजदूर, विद्यार्थी, कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता, भारतीय दस्तकार, पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग और व्यापारी वर्ग। उपरोक्त समूहों में से निम्नलिखित तीन के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारणों का उल्लेख इस प्रकार है। नंबर 1 है हेडिंग शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग। इसमें लिखेंगे, गांधी जी के स्वराज के आह्वान को स्वीकार करते हुए इस वर्ग ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में हुए परिषद चुनावों का लोगों ने बहिष्कार किया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा गठित जस्टिस पार्टी का ऐसा मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के माध्यम से उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। अतः जस्टिस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग आंदोलन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसने देखा कि उसके समान पढ़े लिखे अंग्रेज उसके अधिकारी बन जाते थे। दूसरी ओर उन्हें अंग्रेजों की तुलना में वेतन भी कम मिलता था। वे क्लर्क से ऊंचा पद नहीं प्राप्त कर पाते थे। भेदभाव की इस नीति के कारण यह वर्ग अंग्रेज सरकार का विरोधी हो गया। दूसरा वर्ग है, दूसरी हेडिंग है बागानों में काम करने वाले मजदूर। गांधी जी के स्वराज के विचार से प्रभावित असम के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का आशय उस बंधन से मुक्ति था जिसमें वे मजदूरों के रूप में अब तक कैद थे। मजदूरों ने स्वतंत्रता का आशय यह समझा कि वे घर परिवार से संपर्क स्थापित कर सकते थे। 1859 ईस्वी के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत बागानों में कार्यरत मजदूरों को बिना अनुमति बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। अतः असहयोग आंदोलन से प्रेरित मजदूर अपने अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने लगे। वे बागानों का काम छोड़कर अपने घरों को लौट गए। वे इस आशा से असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए कि स्वराज मिलते ही उन्हें भूस्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। तीसरी हेडिंग है व्यापारी वर्ग। अंग्रेज भारत से कच्चा माल सस्ते दाम पर ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से फैक्ट्रियों में तैयार माल भारत लाकर बेचते और मुनाफा कमाते थे। अंग्रेज सरकार की इस शोषक नीति से भारतीय व्यापारी एवं उत्पादक
बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे। ऐसे में बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से मना कर दिया। स्वराज प्राप्ति को वे अपने लिए व्यापारिक अवसर के रूप में देखते थे, अतः वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। प्रश्न 2, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। उत्तर है 31 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को 11 मांगों के साथ एक पत्र लिखा। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने से संबंधित थी। धनी निर्धन सभी नमक का प्रयोग करते थे और यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, अतः नमक कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया गया था। इरविन को लिखे पत्र में गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देगी। अपेक्षा के अनुरूप इरविन ने गांधी जी की मांगों को अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 किमी लंबी यात्रा आरंभ की और 24 दिन में इसे समाप्त किया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इससे प्रेरित होकर हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रकार नमक यात्रा उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक बनी। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। तो इस प्रकार से आपने देखा ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अपने नोट्स में लिखेंगे और तैयार करेंगे।